हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इरिगेशन की सीरीज चल रही है। इससे पहले 3 वीडियोस भी मैं डाल चुका हूं, तो आई होप आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे अभी तक। ठीक है, अब आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इरिगेशन में, ये है आपका क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, हम पानी की क्वालिटी देखने वाले हैं कि इरिगेशन के लिए किस तरह का पानी सूटेबल होता है। ठीक है, तो कुल ये 5 या 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पानी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका क्वालिटी ऑफ वाटर से आता है, जैसे कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकालने का न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछी जाती है, तो वो सारा आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो किन चीज़ों पे आपका क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड करता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको कराऊंगा आज, वो है आपका सेडिमेंट कंसंट्रेशन। सेडिमेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, सेडिमेंट कंसंट्रेशन हमारे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको लिख सकते हैं तलछट की सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, आपका सेडिमेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका जो सॉइल है, ठीक है, पहले में तो हम बात करेंगे कि अगर सॉइल में आपके सेडिमेंट्स कहीं से आ जाते हैं इरिगेशन में, आपको क्या समस्या देखने को मिल सकती है फिर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें किसी कारण आपके खेत में अगर साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है, साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, तब क्या करोगे और तब आप किस तरीके से पहचानोगे कि आप अपनी फसल उगा पाओगे अपने खेत में कि नहीं उगा पाओगे। ठीक है, तो लवण सांद्रता को भी हम चेक करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता का आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट जो फैक्टर होता है जो क्वालिटी ऑफ वाटर को इफेक्ट करता है, वो है सोडियम कंसंट्रेशन। ठीक है, सोडियम कंसंट्रेशन, इसको भी आप हेडिंग में लिख दीजिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर में कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सोडियम की सांद्रता। ठीक है, सोडियम की सांद्रता। तो सोडियम की जो सांद्रता होगी, ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो SAR। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, SAR। चलिए, इसके अलावा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कौन सा फैक्टर होता है, pH। ठीक है, पानी के pH का मान वो कितना रहना चाहिए सॉइल में, ताकि इरिगेशन सुटेबल हो सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 5वें नंबर पे जो फैक्टर रहेगा, ठीक है, आप बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को डालना चाहो तो डाल सकते हो। पहले मैं आपको बोरोन और सेलेनियम करा दूंगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे बोरोन की आपसे वैल्यू पूछ सकता है कि कितना ppm बोरोन आपकी सॉइल में होना चाहिए। ठीक है, कि सॉइल आपकी फर्टाइल रहे। ठीक है, और कितना नहीं होना चाहिए कि सॉइल इनफर्टाइल हो जाए। ठीक है, वैसे तो ये टॉक्सिक मैटर के अंदर ही आएंगे दोनों, ये ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और लास्ट में आपको, वैसे मैं आप लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। ठीक है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन यानी कि जो जीवाणुओं की जो मिक्सिंग होगी आपके खेत में, कंटेमिनेशन। ठीक है, कहीं पर हैंडराइटिंग और स्पेलिंग अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन वाला पॉइंट छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, या अभी ही लिख लो कि भाई अगर आपको बैक्टीरिया से बचना है तो जो भी सब्जी जो भी फल आप खाते हो, ठीक है, उनको धो के खाया करो। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह सब लगाए जाते हैं आपके खेतों में, साथ ही साथ एक नेचुरल प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया उसमें होंगे ही। ठीक है, तो बैक्टीरिया अगर हटाना है तो आप अपनी सब्जियों को धोया करिए, फलों को धो के खाया करिए। ठीक है, तो छठा पॉइंट तो यहीं पर क्लियर हो गया। अब एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, सेडिमेंट कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है आपका सेडिमेंट कंसंट्रेशन। तो जल्दी से आप इसे कॉपी में लिख दीजिए। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा एक बैच भी चल रहा है, अगर आप पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सिविल JEE कॉम्बो। ठीक है, इसमें आपके सभी एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। आप किसी भी स्टेट के हों, आप किसी भी स्टेट के या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्लीट इसमें आपको पैकेज मिल जाता है। ठीक है, बैच का नाम है संकल्प बैच, सिविल इंजीनियरिंग का बैच रहेगा। ठीक है, और सारी क्लासेस, ठीक है, बाइलिंगुअल चलेंगी आपकी, चाहे वो टेक्निकल की हो चाहे वो नॉन टेक्निकल की हो। जैसे मैं आपको देख ही रहे हैं, मैं हिंदी में भी आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस आपको बाइलिंगुअल मिलती है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने अब एक ही बैच रख दिया है, और वैलिडिटी भी आपको इसमें 1 साल और 2 साल का ऑप्शन दिया है, और कोई मंथली भी पे करना चाहता है तो उसमें मंथली का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, सब स्टूडेंट की सहूलियत के हिसाब से। चलिए देखिए, तो ये थोड़ा अपना प्रचार हो गया। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें,
तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला, सेडिमेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। तलछट की जो सांद्रता है, जो आपके मिट्टी के कण है सॉइल में अगर आते हैं, किसी भी कारण आ सकते हैं। देखिए आपका जो खेत है, देखो मेजरली जो हमारे पास इरिगेशन का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आसपास का जो रिजर्वायर है, आसपास की जो नदी है, उसका पानी अपने खेतों तक लाया जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब वो पानी हमारे खेतों तक आएगा तो सेडिमेंट्स भी लेके आएगा, ठीक है। अब जिस जिस रास्ते से वो जुड़ा होगा वहां से भी एक एक कण हमारी खेत तक पहुंचता है, ठीक है। तो देखिए अब अगर आपके खेत में किसी कारण फाइन सेडिमेंट्स पहुंच रहे हैं, ठीक है, महीन कण पहुंच रहे हैं, ठीक है, महीन कण जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं एल्यूवल सॉइल में, ठीक है। एल्यूवल सॉइल किसे बोलते हैं, जलोढ़ मृदा में, ठीक है, जलोढ़ मृदा में आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई अगर फाइन सेडिमेंट्स आपके खेत तक पहुंच जाते हैं बह के, ठीक है, नहर द्वारा या नदी द्वारा, ठीक है, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जलोढ़ मृदा मैंने आपको पढ़ाया भी है सॉइल मैकेनिक्स में कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, ठीक है, सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, आपकी एल्यूवल सॉइल, जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है। तो हमारा जो खेत है, खुशी खुशी आप लिखोगे कि हमारा खेत उपजाऊ हो जाएगा, ठीक है। अगर फाइन सेडिमेंट आते हैं तो हमारा खेत उपजाऊ हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे खेत हमारा जो है, हमारा जो फील्ड है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, वो फर्टाइल हो जाएगा। उपजाऊ का मतलब होता है फर्टाइल, अगर फाइन सेडिमेंट आपके खेत में आ गए, ठीक है। लेकिन अगर आपके खेत में कैसी मिट्टी आ गई जो ऊपर से नीचे गिर के झड़ती है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स में आपको बताया है ना मैंने कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो मिट्टी ऊपर से नीचे झड़ जाती है पहाड़ों में, ठीक है, इस तरह की मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, कोल्यूबल सॉइल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीचे झड़ी है तो इसलिए इरोडेड, अपर्दित मृदा भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। और टेलेस इसका एक एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। तो ये सारे आपका एक ही पॉइंट है, इरोडेड सॉइल अगर आपके खेत में आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, अपर्दित मृदा अगर खेत में आ गई तो ये आपके खेत को अनुपजाऊ बनाएगी, ठीक है। ये कैसी मृदा होती है, अनुपजाऊ, ठीक है। तो ये आपके खेत को कैसा बना देगी, इनफर्टाइल बना देगी, ठीक है, कैसा बनाएगी, इनफर्टाइल। तो ये दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं कि अगर सेडिमेंट हमारे सॉइल में आ जाता है, किसी भी कारणवश फाइन सेडिमेंट आएंगे तो हमारा जो खेत है वो उपजाऊ बनेगा, और अगर इरोडेड सेडिमेंट्स आएंगे, कहीं से मिट्टी झड़ गई, पानी में मिल गई और हमारे खेत तक पहुंच गई, तो हमारा खेत कैसा बन जाएगा, अनउपजाऊ बन जाएगा, इनफर्टाइल बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो अभी तो आप देखिए जाहिर सी बात है रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, तो वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ में आप नोट्स भी बना दिए करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट चलो अब देखते हैं सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। सॉल्युबल साल्ट को हम बोलते हैं घुलित लवण, ठीक है, क्या बोलते हैं, घुलित लवण, ठीक है। यानी कि जो पानी आपके खेत में आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं किसी कारण नमक भी हो सकता है, या आपके खेत में ही कहीं से नमक आ सकता है, जैसे कि वाटर लॉगिंग होती है, जब पानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है वाटर टेबल से, तो अपने साथ मिट्टी में लवण भी यानी कि साल्ट भी लेके आता है, ठीक है। इसके अलावा पानी जो बहते हुए नहर से आ रहा है, ठीक है, वो भी जिस क्षेत्र से गुजर रहा है, ठीक है, वहाँ का जो सॉइल में नमक है उसे आपके खेत तक पहुँचा सकता है, ठीक है। यानी कि आपके खेत में पानी जब आएगा तो अपने साथ साल्ट भी लेके आ सकता है। अब ये साल्ट का जो पता है हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो साल्ट की जो मात्रा है, ध्यान रखिएगा, साल्ट किस में मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हिंदी में हम इसे बोलते हैं वैद्युत चालकता, ठीक है, वैद्युत चालकता। क्लियर, इसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकता। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है साल्ट कंसंट्रेशन जो सॉइल में आता है, ठीक है, वो किस में मेजर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रूप में मेजर होता है, ठीक है। कौन से टेम्परेचर पे मेजर होता है, आपके प्रीवियस पेपर का सवाल है ये, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर होता है, ठीक है। फिर आपसे तीसरा सवाल क्या पूछता है कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है, किस में मेजर होता होगा, तो देखिए मेजर किस में होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, माइक्रो, ठीक है, मोह पर सेंटीमीटर, ठीक है, माइक्रो मोह, ठीक है, पर सेंटीमीटर में आपका ये मेजर होता है। और अगर कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तब पीपीएम में, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम में मेजर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रूप में हम साल्ट कंसंट्रेशन को निकालते हैं, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यूनिट क्या होती है, माइक्रोमो
पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मान लो नमक ज़्यादा है, ठीक है, नमक अगर सॉइल में ज़्यादा आ भी गया तो उससे हमारा क्या नुकसान है? ठीक है, तो नुकसान है, अगर सॉइल में नमक आ जाता है तो पौधा जो है, जाहिर सी बात है पौधे की जो जड़ें हैं, ठीक है, उसमें नमक एक व्यवधान उत्पन्न करेगा, पानी खींचने में डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ये जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी है वो घट जाएंगी फिर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली एकदम समझना है कि कोई भी जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो जल्दी से एक बार पीपीटी से भी देख लीजिए। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम वैद्युत चालकता नापते हैं और इसी के रूप में हम सॉल्युबल साल्ट्स मेजर करते हैं। ठीक है, क्या यूनिट होती है अभी बताया, माइक्रोमो पर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? पीपीएम में। ठीक है, जिस बच्चे को पीपीएम नहीं पता, पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। और यही होता है हमारा एमजी पर लीटर। ठीक है, यही क्या होता है, 1 लीटर में कितना एमजी आप कोई चीज़ डाल रहे हो उसी को एमजी पर लीटर बोलेंगे। ठीक है, उसी को पीपीएम भी बोल देते हैं। तो कभी एग्जाम में पीपीएम लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, आप उसे एमजी पर लीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या करेगा, तो घुलित जो लवण होते हैं ये ऑस्मोटिक इफेक्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और पानी ग्रहण करने में थोड़ा दिक्कत आएगी पौधे को। ठीक है, चलो क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आपको क्या याद होना चाहिए? तो आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन का। ठीक है, CS का, किसका फॉर्मूला? CS का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? C इंटू क्यू अपॉन क्यू माइनस CU माइनस RE। ठीक है, क्या क्या मतलब है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ये सब। तो देखिए, C का मतलब क्या है, CS का मतलब तो आप समझ गए होंगे, टोटल सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, पानी में टोटल सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन कुल। ठीक है, हिंदी में तो लिखाना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को एकदम टर्म्स हिंदी में चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, कुल घुलित लवण की सांद्रता। ठीक है, कुल घुलित लवण की सांद्रता। ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जेई के एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, एई के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सी का मतलब क्या है, इस वाले सी का CS तो आपने ऊपर लिख दिया। सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, लवण की मात्रा कितनी है। ठीक है, आपका क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, ये गलत छप गया यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड इसका मतलब होता है भेजा गया पानी, खेत में जितना पानी भेजा गया होगा। ठीक है, इसको आप बोलोगे प्रयुक्त पानी की मात्रा। ठीक है, प्रयुक्त पानी की मात्रा किसको बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड। ठीक है, RE होता है रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल भी आप इसे कह सकते हो, प्रभावी वर्षा। ठीक है, वर्षा की मात्रा। और CU क्या होता है, कंजप्टिव यूज। ठीक है, कंजप्टिव यूज यानी कि पौधे द्वारा उपयोग किया गया पानी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज। ठीक है, उपयोग किए गए पानी की मात्रा। क्लियर, तो ये सारी टर्म्स हमने समझ ली। कभी कभी एग्जाम में ब्रैकेट खोल देगा तो क्या आएगा, ऊपर CQ आ जाएगा, C इंटू क्यू, अपॉन में क्या आ जाएगा, Q माइनस। ठीक है, देखो माइनस यहाँ पर होगा CU और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस RE। ठीक है, चलिए थोड़ा फोन आ रहा है, इसको हम ब्रेक लगाते हैं थोड़ा इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये समझ में आ गया। इसलिए एग्जाम में कभी फॉर्मूला आया तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर है Q माइनस CU प्लस RE, अभी प्लस लगा दिया मैंने बीच में। ठीक है, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर था तो इसके साथ क्या था, माइनस था। ठीक है, तो फॉर्मूला जब आप नोट करोगे तो ध्यान से। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं कहाँ पे माइनस था कहाँ पे प्लस था। ठीक है, तो ये थोड़ा फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा। चलिए, इसका डेरिवेशन अभी मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले की जो आपका एग्जाम में जो रोल है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, चलिए, फिर भी हमें कुछ पॉइंट छोड़ना नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, तो इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करानी पड़ती हैं आपको। हाँ, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपका जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप निकालोगे माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर में, किसमें, माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर में, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, एग्जाम में रेगुलर पूछी जाती है। ठीक है, माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर में कौन से टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर आपकी 250 से कम है,
250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर से कम है अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ऐसे पानी को हम बोलते हैं लो सैलिनिटी वाटर, लो सैलिनिटी वाटर, ठीक है, हिंदी में निम्न, ठीक है, निम्न लवणीय पानी, ठीक है। और इसको एक सिंबल भी दे देते हैं, चलो इसको एक सिंबल दे देते हैं आपका C1, ठीक है, क्या नाम देते हैं इसको, एक C1 नाम दे देते हैं, क्लियर। चलिए अब अगर कोई लो सैलिनिटी वाटर है जिसमें नमक की मात्रा कम है तो सभी फसलों के लिए उपयोगी है, किसी भी फसल में और किसी भी मिट्टी में, और आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे पानी का यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर ये हुआ कि आपकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 250 से 750 के बीच में आता है, माइक्रोमो पर सेंटीमीटर में ये सारी यूनिट, ठीक है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 250 से 750 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर के बीच में आती है, तो ऐसे पानी को हम क्या बोलेंगे, मीडियम, ठीक है, मीडियम सैलाइन वाटर, ठीक है, मीडियम सैलाइन वाटर, शॉर्टकट में लिख दूं, ठीक है, वो आप पूरा लिख लोगे, मीडियम सैलाइन वाटर। और इसको सिंबल क्या दे दोगे, इसको सिंबल दे दोगे आप C2 सिंबल। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे डायरेक्ट सिंबल पूछ सकता है कि भाई C2 सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो C2 सिंबल में आपको ध्यान रखना है, मीडियम सैलाइन वाटर बोलते हैं। C2 सिंबल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, 250 से 750, ठीक है। ऐसे पानी में नमक ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो ऐसे पानी में आपको सॉइल में जो नमक गया है उसको निकालना पड़ेगा। सॉइल से नमक निकालने की प्रक्रिया इसे बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। सॉइल से नमक निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो लीचिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके साथ आपको ऐसे पौधे उगाने पड़ेंगे जो नमक को झेल सके, ठीक है, जो लवण को झेल सके। तो ऐसे पौधे उगाने पड़ेंगे जो नमक को झेल सके। अब हम बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमारी 750 से ऊपर हुई लेकिन 2250 से नीचे हुई, ठीक है, 750 से ऊपर और 2250 से नीचे हुई, तब ऐसे सलाइन वाटर को हम मीडियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाई सैलाइन वाटर, ठीक है, ये हाई सैलिनिटी वाटर, ठीक है, हाई सैलिनिटी वाटर। और इसका सिंबल क्या दे दिया जाएगा, C3 सिंबल दे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे पानी में नमक बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर लीचिंग के साथ साथ आपको ऐसे लीचिंग भी सही तरीके से काम कर नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है, पर लीचिंग फिर भी करना चाहिए ताकि नमक आपकी सॉइल में से हट जाए, ठीक है। और ऐसे पौधे उगाने पड़ेंगे भाई जिनकी सहन शक्ति नमक में बहुत तगड़ी हो, ठीक है। जैसे समुद्र के अंदर जो आपने पौधे उगे देखे होंगे, समुद्र के अंदर भी तो पौधे उगते हैं, ठीक है। तो वो समुद्र तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी होता है, ठीक है। तो नमकीन पानी जो झेल सकें ऐसे पौधे उगाने पड़ेंगे, ठीक है, और वो उसका नमक थोड़ा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 2250 माइक्रोमोह पर सेंटीमीटर से अधिक है, ठीक है, ऐसे पानी को आप क्या बोलोगे, वेरी हाई सैलिनिटी वाटर या वेरी हाई सैलाइन वाटर, ठीक है, वेरी हाई सैलाइन वाटर। और क्या सिंबल दोगे आप इसको, C4 सिंबल दोगे, ठीक है। और इस तरह का पानी आप इरिगेशन में यूज नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे पानी को हम अपने खेत में घुसने भी नहीं देंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, गलती से आप लोग इसको साथ मत समझ जाना, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, बिल्कुल, आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, आपसे वैल्यूज भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब आपको रट्टा मारना पड़ेगा, 250 से 750, 750 से 2250 और 2250 से अधिक, ठीक है। पहला जो टर्म है वो क्या है, लो सैलाइन वाटर, मीडियम सैलाइन वाटर, ठीक है, हाई सैलाइन वाटर और वेरी हाई सैलाइन वाटर, ठीक है। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर लो हुआ तो सभी पौधों के लिए उपयोगी होगा, अगर मीडियम सैलाइन वाटर हुआ तो लीचिंग करनी पड़ेगी, अगर आपका हाई सैलाइन वाटर हुआ तो वहाँ पर साल्ट टॉलरेटिंग प्लांट हैं, वो अच्छे वाले जो होते हैं उनको लगाना पड़ेगा, और अगर आपका वेरी हाई सैलाइन वाटर हुआ तो ऐसे पौधे ऐसे जो जगह है जहाँ पर इस तरह का सॉइल मिलेगी आपको, इस तरह का पानी जाएगा, वहाँ पर कोई भी पौधा उग नहीं पाएगा, नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन, ठीक है, ये सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपका, समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है, सोडियम कंसंट्रेशन।
तो हमारा जो आपका साल्ट कंसंट्रेशन था वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के रूप में हम मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन सोडियम कंसंट्रेशन जो है हमारी, ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं, सोडियम की जो सांद्रता है आप बताएंगे कमेंट में कि किस में मेजर करते हैं। सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो किस में मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ SAR, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ SAR, ठीक है। SAR क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं अपने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सोडियम अवशोषित अनुपात, ठीक है, सोडियम अवशोषित अनुपात। चलिए, ये हमारा SAR जो टर्म है, ठीक है, वो सोडियम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे ये SAR निकालते कैसे हैं, तो भाई एक फॉर्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम आयंस आपको पता होने चाहिए, उनका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, कैल्शियम का पता होना चाहिए, मैग्नीशियम का पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया फॉर्मूला, और न्यूमेरिकल भी यहाँ से काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा मैं आगे, तो आपको पूरी क्लास देखना, ठीक है, ऐसे नहीं कि बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट में करा रहा हूँ आपको, ठीक है। वीडियोस थोड़ा थोड़ा लेट में डलती हैं क्योंकि समय नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे ही समय मिलता है मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सोडियम कंसंट्रेशन हम किसके रूप में व्यक्त करते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के रूप में व्यक्त करते हैं। और इसको निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको सोडियम आयंस पता होने चाहिए Na+, और अपॉन में आपको अंडर रूट के अंदर लिखना पड़ेगा कैल्शियम आयन Ca++ प्लस Mg मैग्नीशियम आयन Mg++ अपॉन 2। एग्जाम में ये फॉर्मूला और इसका न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने स्टार भी लगाना है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल यहाँ से काफ़ी बार पूछे गए हैं, सब वैल्यूज दी रहेंगी, जिसको फॉर्मूला याद है न्यूमेरिकल से वो घबराता है जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई न्यूमेरिकल आता ही नहीं है जो आपसे ज़्यादा समय ले, ठीक है। अगर हाँ SSC के अलग है, अगर आप स्टेट का दे रहे हो तब तो न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, जो आएगा भी वो आप कर लोगे, ठीक है। अगर SSC की बात होगी, SSC प्री की बात होगी, SSC JEE प्री की, तो वहाँ पर आपको बस ध्यान देना पड़ता है कि किस न्यूमेरिकल में हाथ लगाए जाए, ठीक है। अब पता चल रहा अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने बोले मुझे तो फॉर्मूला याद है, मैं इसमें टूट पड़ता हूँ, लेकिन बाद में आप देखोगे तो रूट ही सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि SSC JEE में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है कि न्यूमेरिकल भले ही आपके पढ़े हुए में से आ जाए, लेकिन क्या आप उसे पूरा सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि टेक्निकल से ज़्यादा जल्दी आप वहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी कर लो, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझदारी का भी यहाँ पे, अब ये सब कब होता है, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस की, ठीक है, तभी पॉसिबल है। चलो, फॉर्मूला याद हो गया, Na/√Ca + Mg/2, ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ, तो सोडियम कंसंट्रेशन, एक बार मैं इतना सारा थ्योरी आपके लिए लिख के आया हूँ, ठीक है, तो मैं आपको, वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सोडियम कंसंट्रेशन हम आपके SAR के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस 10% और मोर, सॉइल इज इम्परमीबल, ठीक है। अगर सोडियम आयन कंसंट्रेशन का जो प्रतिशत है वो 10% से अधिक हो गया तो आपकी जो सॉइल है, ठीक है, वो कैसी बन जाती है, अपारगम्य, पानी पास नहीं कर पाता, इम्परमीबल बन जाती है, ठीक है। और इसे हम किस में मेजर कर सकते हैं, EPM, जैसे PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन, EPM क्या होता है, इक्विवेलेंट पर मिलियन, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, EPM इक्विवेलेंट पर मिलियन। क्या फॉर्मूला होता है, Na+/√Ca++ प्लस Mg++/2। अंडर रूट में ध्यान रखना, ये प्लस प्लस ऊपर लगाए हैं हमने, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप छोड़ भी सकते हो, मगर प्रॉपर फॉर्मूला लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलो, क्लियर, इतना समझ में आ गया, स्पीड में तो नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे भी आप रिकॉर्ड देख रहे हो तो मैं स्पीड ज़्यादा रखता हूँ, ठीक है। जब लाइव क्लास चल रही होती है तो स्पीड थोड़ी कम होती है, ऑफलाइन क्लास में थोड़ी स्पीड कम रखनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, तो भाई अब आपको यहाँ पर भी वैल्यू रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या रखोगे, 0 से 10, 10 से 18, ठीक है, 18 से आपका 26, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, 0, 10, 18, 26, ठीक है। अगर आपके पानी में SAR का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 10 के बीच में है तो किस तरह का पानी होगा, ठीक है। अगर 10 से 18 के बीच में है तो किस तरह का पानी होगा, 18 से 26 के बीच में है तो किस तरह का पानी होगा, और 26 से अधिक है तो किस तरह का पानी होगा, ठीक है। तो देखिए किस तरह का पानी होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर 0 से 10 SAR की वैल्यू है तो इसे बोलेंगे हम लो सोडियम वाटर,
ठीक है, इसमें भाई सोडियम कम है, लो सोडियम वाटर। एक सिंबल भी दे देते हैं, जैसे हमने पिछली दिया था C1 C2 C3, ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम इनको सिंबल देंगे S1 S2 S3, ठीक है। तो क्या सिंबल होगा इसका, S1 सिंबल हो जाएगा, ठीक है। S1 सिंबल देख के आपको समझ जाना है कैसा पानी है, इसमें सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो भाई सभी फसलों के लिए उपयोगी, आप किसी भी फसल में मतलब इसमें कोई सी भी फसल उगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो SAR की वैल्यू 10 से 18 के बीच में हुई, ठीक है, तो कैसा पानी होगा ये, तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा, कैसा, मीडियम सोडियम वाटर, ठीक है, मीडियम सोडियम वाटर है, ठीक है, इसको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है, मैं तो शॉर्टकट अपना रहा हूँ, मीडियम सोडियम वाटर, ठीक है। इसके लिए हम क्या सिंबल देंगे, H2 सिंबल देंगे, ठीक है, H2 सिंबल देंगे। और कैसी सॉइल होगी ये, तो अब ऐसी सॉइल है जिसमें भाई सोडियम है, ठीक है, सोडियम है तो आपको इसमें जिप्सम मिलाना पड़ेगा, ठीक है, जिप्सम मिलाना पड़ेगा। जिप्सम सुना होगा आपने, सीमेंट पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में आप ऐसा पानी यूज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको सॉइल में क्या मिलाना पड़ेगा, जिप्सम मिलाना पड़ेगा। अगर फाइन ग्रेन सॉइल यूज करनी है तो क्या मिलाना पड़ेगा, जिप्सम मिलाना पड़ेगा, वरना आप इस पानी को कोर्स ग्रेन सॉइल में यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, इसके अलावा 18 से 26 अगर आपका वैल्यू आता है SAR का, तो इसको बोलेंगे हाई सैलाइन वाटर, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाई सैलाइन वाटर, ठीक है, हाई सैलाइन वाटर। इसके लिए हमारी वैल्यू क्या रहने वाली है, S3, सिंबल क्या रहने वाला है, S3। और ऐसा पानी में आपको सॉइल में लीचिंग भी करनी पड़ेगी और जिप्सम भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना, पहले मैंने बस क्या बोला था कि अगर S2 कैटेगरी का है तो सिर्फ जिप्सम मिलाएंगे, लेकिन S3 कैटेगरी का है, सलाइन बोल दिया मैंने, सॉरी, ठीक है। हाई सोडियम वाटर, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, हाई सोडियम वाटर, ठीक है। चलिए, तो S3, इतनी गलती तो आप माफ कर लेंगे, मेरे ध्यान रिकॉर्डिंग वाले बटन में चला गया था, ठीक है। तो हाई सोडियम वाटर में आप क्या करते हो, लीचिंग और जिप्सम, ठीक है, लीचिंग और जिप्सम दोनों आपको मिलाने पड़ेंगे, मतलब लीचिंग करनी पड़ेगी और जिप्सम मिलाना पड़ेगा सॉइल में, ठीक है। अगर 26 से ऊपर है तो ऐसे पानी को क्या बोलेंगे भाई, ये तो है वेरी हाई सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर। क्या सिंबल होगा इसका, S4 सिंबल होगा, ठीक है। क्या ये सूटेबल है, क्या ये इरिगेशन के सूटेबल होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। S4 कैटेगरी का किसी भी तरह के फसल के लिए और किसी भी तरह की सॉइल के लिए ऐसा पानी उपयोगी नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेबल आपको रटी होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में कोई सी भी वैल्यू पूछ सकता है, आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है और वहां से पूछेगा कि भाई इसकी कैटेगरी बताओ, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, ठीक है। तो ये सिंबल आपको याद भी करने हैं, ठीक है, ये सिंबल आपको याद भी करने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़े, क्लियर, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर इरिगेशन वाटर, ठीक है, इरिगेशन वाटर के लिए हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए SAR, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे पहली आपकी इंपॉर्टेंस जो है वो फॉर्मूले की है। आपको SAR पूछा है तो भाई SAR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। SAR का फॉर्मूला क्या है, SAR का फॉर्मूला है Na+, मेरे साथ बोलो बार बार, ठीक है, और बार बार लिखो फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला याद नहीं होता कि एक बार देखा और याद हो गया, ठीक है, आपको बार बार लिखना पड़ता है फॉर्मूला, ठीक है। तो Ca++ Mg++ अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, Na की वैल्यू दे रखी है 24, तो ऊपर 24 लिख देते हैं, ठीक है। अंडर रूट Ca की वैल्यू दे रखी है आपकी 3.6 और Mg की वैल्यू दे रखी है 2 और डिवाइड कर दो किससे, 2 से, ठीक है। तो इसके बाद क्या करोगे, ठीक है, तो इसके बाद देखिए आप खुद ही कर लेना कैलकुलेटर से, ठीक है, क्योंकि ये आप में यहाँ पे कैलसी की रिक्वायरमेंट होगी। 3.6 + 2 कितना होता है आपका 5.6, ठीक है। तो 56 का आधा कितना होता है 28, तो अंडर रूट 2.8 आ जाएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में तुक्का मारना होगा तो 28 के आसपास जो रूट होता है वो 5 होता है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, मतलब 0.5 होता है, ठीक है, तो डिवाइड कर लेना और उसके हिसाब से फिर अपना आंसर निकाल लेना। वैसे तो 2.8 का अंडर रूट है तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। कि तो कैलसी से एक बार करके देखो, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। कर लोगे इतना तो कैलसी से कर ही लोगे आप। चलो, तो आंसर अगले पेज में है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ये पूरा देखो, सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, वैल्यू आप कैलसी से एक बार कैलकुलेट कर लेना
14.3 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा 14.3 आया तो किस तरह का पानी बोलोगे इसे, ठीक है। अभी मैंने आपको कैटेगरी क्या बताई थी कि 0 से 10 आया, ठीक है, तो इसको S1 नाम दिया जाएगा, और 10 से 18 आया तो इसको S2 नाम दिया जाएगा, ठीक है। H2 पानी है, ये पानी कैसा है, H2 पानी है। और अगर ये H2 है तो इसका नाम होगा मीडियम सोडियम वाटर, ठीक है। आप बोलोगे भाई मेरी जो सॉइल है उसमें पानी जो आ रहा है वो मीडियम सोडियम वाटर है। अब आप बोलोगे इसमें मुझे क्या करना चाहिए, आप पूछोगे क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी सॉइल में क्या करना पड़ता है, जल्दी से कॉपी में पन्ने पलटो, ठीक है। ऐसी सॉइल में क्या करोगे आप बताओ, सोचो क्या करोगे ऐसी सॉइल में, अगर आपके पास ऐसी सॉइल है, ठीक है, तो ये पूरा लिखा रखा है आपको। अगर H2 कैटेगरी है तो कोर्स ग्रेन सॉइल में उस पानी को डाल दीजिए, या फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, जिप्सम। तो एग्जाम में कभी कभी ना आपसे रेमेडीज भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि बताइए अगर ये डाटा है, ऐसा डाटा है, तो बताओ इस सॉइल का क्या करें। तो आपको बताना पड़ेगा इस सॉइल में हम या तो कोर्स ग्रेन सॉइल में इस पानी को यूज करेंगे, ठीक है, जिसका SAR 14.3 आता है, या फिर हम इसमें आपका जिप्सम सॉइल में मिलाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अगला जो कंपोनेंट है वो है पीएच, ठीक है, पानी का पीएच। पीएच आप जानते हो एसिडिक, एल्कलाइन, ये सब बताता है, ठीक है। तो जो पीने का पानी है वो 6.5 से 8.5 होता है, तो उसी के आसपास हमारा जो इरिगेशन का पानी है वो भी आपका 6 से 8.5 के बीच में होता है, ठीक है। तो वैल्यू आपकी लगभग सेम है, तो याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर पीएच 11 पहुंच गया तो देखो, अगर 7 से नीचे होता है तो एसिडिक बोलते हैं। पीएच की वैल्यू आपको पता होगा 0 से 14 तक हम काउंट करते हैं, 7वें पे हम न्यूट्रल बोलते हैं, 7 से नीचे एसिडिक, और 7 से ऊपर हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर पीएच 11 पहुंच गया तो सॉइल कैसी बन जाएगी, एल्कलाइन। और अगर सॉइल एकदम एल्कलाइन बन गई, ठीक है, एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय, ठीक है, एकदम क्षारीय मृदा बन गई, तो जो खेत है वो कैसा हो जाएगा, वो बंजर खेत हो जाएगा, ठीक है, फिर उसमें कुछ नहीं उग पाएगा, तब खेत कैसा हो जाएगा, बंजर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका जो बंजर खेत है वो कब बन सकता है, तो जब आपका जो सॉइल है वो एल्कलाइन हो जाए, ठीक है, और उसका पीएच 11 तक पहुंच जाए, ठीक है। वरना नॉर्मली आपसे बस इरिगेशन वाटर की पूछ सकता है, तो ऑप्शन में आपके 6 to 8.5 होगा, ये नहीं होगा तो 6.5 से 8.5 पे भी आप टिक लगा सकते हो। इवन 5.5 से 8.5 भी कई बार एग्जाम में टिक लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी, वो आपकी थोड़ी बहुत हर किताब में हर साइंटिस्ट ने क्या दी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज दी हैं, ठीक है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका सेलेनियम एंड बोरोन। इससे आपको क्या ध्यान में रखना है भाई, ये केमिकल है, टॉक्सिक पदार्थ है, ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन आपका जो बोरोन है, सेलेनियम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सेलेनियम होगा तो पौधा के लिए विषैला पदार्थ माना जाएगा, टॉक्सिक माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बोरोन है तो बोरोन आपका 4 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 ppm से कम है तो टॉक्सिक नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर 4 ppm से अधिक है तो पौधे के लिए क्या माना जाएगा, टॉक्सिक माना जाएगा, पौधा आपका बीमार हो जाएगा, ठीक है, मतलब उग ही नहीं पाएगा एक तरीके से तो देखा जाए, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सेलेनियम तो टॉक्सिक है तो वो तो जितना कम से कम हो सॉइल में उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये सारे आपके फैक्टर थे। एक बैक्टीरियल कंटेमिनेशन मैंने छोड़ दिया, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आप लिख लेना खुद से, और उसमें बस एक पॉइंट लिखना कि सब्जी धो के खाओगे तो बैक्टीरिया हट जाएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा नहीं, ठीक है, तो वो आप छोड़ भी सकते हो, क्लियर। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारे आपको लिखा दिए, ठीक है। बोरोन में बस आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, 4 ppm, ठीक है, 4 ppm से अधिक बोरोन का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ppm को ही हम क्या बोलते हैं, mg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी में 4 ppm से अधिक बोरोन नहीं पाया जाना चाहिए, तब पौधा उसमें उग सकता है, ठीक है, क्लियर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर ले, एक न्यूमेरिकल और कर ले, ठीक है। इससे पहले एक क्लासिफिकेशन का और कर लो, ठीक है। इसमें हम सलाइन सॉइल किसे बोलते हैं, सलाइन सॉइल, ठीक है, जिसको व्हाइट एल्कली भी कहा जाता है। तो ये कौन सी सॉइल होती है, ये ऐसी सॉइल होती है जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। ESP मतलब एक्सचेंजेबल आपका सोडियम परसेंटेज, ठीक है, तो ये परसेंटेज 15% से नीचे होगा, और पीएच की वैल्यू 8.5 से नीचे होगी, तो इस तरह के पानी को हम क्या बोलते हैं, सलाइन सॉइल और व्हाइट एल्कली, ठीक है। प्रीवियस पेपर में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है, तो एक बार हम इसको बस थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, फिर अगर सलाइन सॉइल नहीं है तो नॉन सलाइन होगी, अगर सलाइन नहीं है तो क्या होगी, नॉन सलाइन। नॉन सलाइन को मतलब एल्कली सॉइल है, ठीक है, कैसा सॉइल है, एल्कलाइन सॉइल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सलाइन सॉइल को बोलते हैं व्हाइट एल्कली, तो एल्कलाइन सॉइल को क्या बोलेंगे, ब्लैक सॉइल या सोडिक सॉइल, ठीक है।
ब्लैक सॉइल या सोडिक सॉइल, इसमें सोडियम का परसेंटेज भी आप एक तरीके से समझो कि ज़्यादा हो गया, इस वजह से एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी 15% से कम नहीं 15% से ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से कम होगी, ठीक है। और पीएच की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 8.5 से लेके 10 के बीच में। और लास्ट अगर दोनों का मिक्सअप है, यानी कि सॉइल कैसी है, सलाइन एल्कलाइन, ठीक है, सलाइन एल्कली सॉइल आप इसको कहोगे, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 से अधिक होगा, आपका ESP का जो परसेंटेज है 15% से ज़्यादा होगा, और आपका जो pH की वैल्यू है वापस 8.5 से नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार आपको ये टेबल भी देख लेनी है, कभी कभी इस टेबल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर। चलो, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, लेकिन एक क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखना बंद कर दें, एक पूरा क्वेश्चन करिए, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करके जाते हैं। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। बच्चों की आदत है कि जब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं ना तो वैसे ही छोड़ देते हैं कि इतना कौन पढ़े, ठीक है। तो जब पढ़ो क्या पता आपकी जोन में आ जाए, ठीक है, आप कर सको, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आपको बताना है ये कौन सा पानी है, इसका वर्गीकरण क्या होता है, ये लो सैलाइन वाटर है, ये मीडियम सैलाइन वाटर है, या ये आपका सोडियम वाटर है, ठीक है, मीडियम सोडियम वाटर है, या सलाइन वाटर है, ठीक है। C1 S1 ये सब मैंने आपको बता रखे ना, C1 C2 C3 C4 किसे कहते हैं, S1 S2 S3 S4 किसे कहते हैं, ठीक है। आपको Na Ca Mg की तीनों की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, और आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी दे रखी है। तो एक आंसर तो अभी मिल गया। अभी आपको लिखाया था ना, अगर 250 से कम होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो कैसा पानी होगा, वो होगा लो सैलाइन वाटर, ठीक है। क्या क्लासिफिकेशन दोगे इसको, लो सैलाइन वाटर दोगे, ठीक है। और क्या सिंबल रखोगे इसका सिंबल रखेंगे C1, ठीक है। और ये डाटा क्यों दिया जाता है, Ca Na Mg, ये डाटा क्यों देते हैं, ये डाटा इसलिए देते हैं ताकि आप क्या निकाल सकें, ताकि आप SAR सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकाल सकें, ठीक है। तो जल्दी से सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो निकाल दो कैलकुलेटर में, ठीक है। कितना आएगा, Na प्लस, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपॉन अंडर रूट Ca प्लस 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 Mg प्लस प्लस, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। देखो जरा Ca की वैल्यू क्या दे रखी है, तो Na की वैल्यू दे रखी है 22, ये ऊपर कौन है 22, Ca कितना है 1.5, सॉरी Ca 3 और ये है 1.5, ठीक है। तो ये 3 है, ये 1.5 है, कैलसी में रखो और आंसर निकालो, ठीक है। तो जब आंसर निकालोगे, ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग अभी जल्दीबाजी में जाहिर से बात निकालोगे भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा SAR जो आएगा, ठीक है, ट्राई करना घर पे, कितना आएगा 14.67 आएगा, ठीक है। अब बताओ जरा 14.67 आ रहा है, ठीक है, तो किस कैटेगरी में आएगा। तो हमने लिखा था 0 से 10, 10 से 18, ठीक है। 0 से 10 था लो सोडियम वाटर S1 और 10 से 18 था मीडियम सोडियम वाटर, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी का है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हमारा 14.67 आया, तो ये कैसा वाटर है, H2 वाटर है, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये कैसा है 200, 250 से नीचे अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है तो इसे बोलते हैं लो आपका सैलाइन वाटर, ठीक है। तो इस पूरे को पढ़ के हमें ये समझ में आया कि इसको देख के ये समझ में आया कि पानी कैसा है, लो सैलाइन, ठीक है। सभी तरह की जो आपके पौधे हैं उनके लिए उपयोगी है। लेकिन SAR पढ़ के हमें यह समझ में आया कि आपका जो पानी है वो है मीडियम सोडियम वाटर, मीडियम सोडियम। तो मीडियम सोडियम क्या सभी पौधों के लिए उपयोगी होता है, नहीं, ठीक है। उसमें आपको जिप्सम मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई ये जो पानी है इसका नाम रखेंगे हम C1H2, ठीक है ना, हाँ, इस पानी का नाम क्या रखा जाएगा C1H2 वाटर, ठीक है। और पूरा एक्सप्लेन भी कर लेना, लो सैलाइन और मीडियम सोडियम वाटर, ठीक है। कैसे पता चला, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से C1 पता चला और SAR से H2 पता चला, ठीक है। और हम इसमें सॉल्यूशन भी दे देंगे कि भाई ऐसा पानी में आपको सोडियम वाले में दिक्कत आ रही है ना, ठीक है, तो जिप्सम मिलाना पड़ेगा, तो आपके इसके रेमेडी भी है, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो 3 पार्ट्स में था। सबसे पहले पार्ट में आपने बताना था इसका क्लासिफिकेशन क्या है, वो हमने बता दिया C1H2, ठीक है। दूसरा, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट अराइज इन यूजिंग दिस वाटर, ठीक है, किस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इसका इलाज क्या है, रेमेडीज क्या है, ठीक है। इस परेशानी से उबरने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल मैंने लगभग आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो पानी है वो कैसा है C1H2 है।
ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे मैंने ये सब किया। आप वीडियो को पॉज करके देखो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको मेरी स्पीड मैच करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझो पहले, फिर देखो, ठीक है। अच्छा, अगर ये C1H2 पानी से क्या हो सकता है वो देख लीजिए। तो सॉइल कैसी हो जाएगी, थोड़ी परमिबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। इट स्टार्ट क्रस्टिंग व्हेन ड्राई, सूखने पे सॉइल में ऊपर पपड़ी बनना शुरू हो जाएगी। सोडियम आप जानते हो क्या करता है, ठीक है। इट बिकम प्लास्टिक एंड स्टिकी व्हेन वेट, और जब गीली होगी सॉइल तो प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी, सुगरटी स्टेट में। प्लास्टिक मतलब गूंदा हुआ आटा जैसा, ठीक है। और पीएच भी इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसका इलाज क्या है, तो इलाज आपने लिख दिया था, ठीक है। जिप्सम आप ऐड कर सकते हो H2 की वजह से। C1 की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लो सलाइन है, ठीक है। तो वहाँ आप पानी यूज कर सकते हो, लेकिन आपका मीडियम सोडियम है, तो सोडियम वाली जो परेशानी है वो इसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्वालिटी ऑफ वाटर, जिसमें आपको न्यूमेरिकल से लेके कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। अब आप एक बार प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस देखना जो आपके SAR से आए हैं या फिर आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाले टॉपिक से आए हैं, ठीक है, या कभी पीएच की वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है, तो आपसे अब बन जाएंगे क्लियर। तो ये हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर वाला चैप्टर भी समाप्त होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपने वीडियो पूरा अंत तक देखा है, ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, ठीक है, कमेंट में आप क्या लिखोगे, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो, एप्लीकेशन में दिख रहे हो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में लिखोगे कि हाँ सर मैंने पूरा कंप्लीट देखा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे सीरियसली वीडियो को देखते हैं, ठीक है। और हमारा भी जो हम भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएं, ठीक है। स्टूडेंट देखेंगे तो जाहिर सी बात है टीचर को भी मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, अपने सिविल के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इतना ही आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में अब अगला वीडियो आपका नेक्स्ट डे ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।